नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके बाई बीएस चंदेलिया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपका लिए लेकर उपस्थित हुए हैं इंडियन पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और उसमें बात करने वाले हैं भारतीय संविधान का जो मूल ढांचा है उससे संबंधित बात करेंगे और मूल ढांचे में कौन कौन सी बातें सम्मिलित है, इसके अलावा बजट से संबंधित प्रक्रिया क्या है उसके बारे में चर्चाएं करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान का मूल ढांचा। भारतीय संविधान के मूल ढांचे की बात करने वाले हैं। देखो, अगर अपन बात करें तो संविधान के मूल ढांचे की अगर बात करें तो कई प्रकार के संविधान संशोधन होते हैं। उन संविधान संशोधनों पे क्या आती है? आपत्ति आती है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ये संविधान के मूल ढांचे में शामिल है, इसमें आप संशोधन नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के मामलों को लेकर ही कई कमेटियां बनी है कि संविधान में क्या करना है, संशोधन। परंतु संविधान का जो मूल ढांचा है उसके साथ ही बिल्कुल किसी भी प्रकार के संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। तो इनके से संबंधित समय समय पर अनेक क्या बनी है, समितियां बनी है। तो भारतीय संविधान का जो मूल ढांचा है, मूल ढांचे की अगर अपन बात करें तो इससे संबंधित एक समिति है केशवानंद बनाम केरल राज्यवाद। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 24 अप्रैल 1973 को हुआ था। कब हुआ था? 23 अप्रैल 1973 को एक प्रस्ताव आया था केशवानंद बनाम केरल राज्य विवाद। और इसने इस विवाद ने क्या किया था? संविधान का जो मूल ढांचा है उसका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। यानी मूल संविधान के ढांचे का सिद्धांत दिया। यानी मूल संविधान का जो ढांचा है उसका सिद्धांत प्रस्तुत किया था किसने? केशवानंद बनाम केरल राज्य विवाद पर। और यह है 24 अप्रैल 1973 का मूल संविधान के ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और संविधान के मूल ढांचे की अगर बात करें तो न्यायालय कहता है कि मूल ढांचे में संसद किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती। तो इसमें अगर अपन बात करें कि संविधान के मूल ढांचे में इस विवाद के बाद कौन कौन से कार्य हैं जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित है, तो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित जो प्रावधान है विद्यार्थियों उनकी बात करेंगे। संविधान के मूल ढांचे से संबंधित प्रावधान कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित आते हैं? सबसे पहले है संविधान की सर्वोच्चता। किसको शामिल किया गया विद्यार्थियों? संविधान की सर्वोच्चता। कि संविधान में विधि के बारे में जो कुछ भी लिखा हुआ है संविधान के मूल ढांचे के संबंधित वो बातें ही क्या होगी? सर्वमान्य होगी। संसद उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती। दूसरा है मूल ढांचे में शामिल है स्वतंत्र न्यायपालिका।
स्वतंत्र न्यायपालिका भी संविधान के मूल ढांचे में शामिल है। इसके अलावा अगर हम बात करें लोकतंत्र व गणतंत्र, तीसरा फैक्ट क्या रहेगा संविधान के मूल ढांचे में? लोकतंत्र, लोकतंत्र व गणतंत्र, लोकतंत्र व गणतंत्र। विद्यार्थियों, लोकतंत्र से तात्पर्य है कि जनता की जो भागीदारी होती है, लोकतंत्र का तात्पर्य है कि जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करना ही क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। दूसरा इसमें लिख रखा है गणतंत्र। गणतंत्र क्या होता है? जहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो वंशानुगत ना होकर जनता द्वारा निर्वाचित होता है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। वो क्या कहलाता है? गणतंत्र कहलाता है। तो पहला है संविधान की सर्वोच्चता मूल ढांचे में शामिल है। स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, ये भी मूल ढांचे में शामिल है। लोकतंत्र व गणतंत्र है। इसके अलावा पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता भी संविधान के मूल ढांचे में। पंथ निरपेक्षता से यहाँ विद्यार्थियों तात्पर्य है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है। राज्य की दृष्टि में सभी धर्मों को एक समान क्या मिलता है? संरक्षण प्राप्त है। तो ये हो गई पंथ निरपेक्षता। और अगर अपन बात करें इसमें और कौन कौन से क्या क्या शामिल होने वाले हैं? पंथ निरपेक्षता की अपन ने बात करी ली है। इसके अलावा अगर अपन बात करना चाहे तो इसमें शामिल होगा मतदान, निष्पक्ष ही क्या शामिल होगा? निष्पक्ष चुनाव कह सकते हैं। क्या शामिल होगा? निष्पक्ष चुनाव। यानी चुनाव क्या होने चाहिए? निष्पक्ष तरीके से होने चाहिए। किसी भी पार्टी के यह नहीं होना चाहिए कि इस पार्टी ने, जैसे वर्तमान ईवीएम मशीन चल रही है तो कई पार्टियां, हारने वाली पार्टियां आरोप लगा देती है कि ईवीएम मशीन में कोई घोटाला किया गया। तो ऐसा आरोप नहीं लगना चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। और इसमें लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना, कि ऐसा राज्य हो जो सभी का क्या हो? कल्याण हो। लोक कल्याणकारी राज्य होना चाहिए। और विधि द्वारा स्थापित क्या होना चाहिए? शासन। क्या होना चाहिए? विधि द्वारा स्थापित शासन। विधि द्वारा स्थापित शासन से तात्पर्य है कि कानून के नज़र में हर एक नागरिक को एक समान अधिकार प्राप्त है। कानून सब पर एक समान तरीके से कार्य करेगा। विधि का शासन यानी कानून के समक्ष सब समान है। जो गलती करेगा उसको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा ही विधि के द्वारा। और आगे है संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था ये भी मूल ढांचे में सम्मिलित है। चुनाव मूल ढांचे में, लोक कल्याणकारी राज्य। इसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन भी किस में आता है? न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन भी संविधान के मूल ढांचे में शामिल किया जाता है। इसके अलावा जो मौलिक अधिकार है और नीति निर्देशक तत्व है, इनमें भी क्या है? आपसी संतुलन बनाए रखना। किसमें? मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में संतुलन बनाए रखना, ये कार्य भी
किया जाता है। मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में संतुलन बनाए रखना और संविधान की जो प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना में निहित उद्देश्य, संविधान की प्रस्तावना में निहित उद्देश्यों की बात हो रही है। अगर अपन बात करना चाहिए, ये कुल मिलाकर प्रमुख क्या है, संविधान के मूल ढांचे में शामिल होते हैं। और न्यायालय से सरकार ने या संसद ने ये भी पूछा था कि भाई आप एक गाइडलाइन जारी कर दीजिए ताकि हमारे को पता चल जाए संसद को कि ये संविधान के मूल ढांचे में शामिल है या नहीं है। तो न्यायालय ने ये बात कही कि आप कानून बनाइए, हमारे को जिस दिन ये लगेगा कि ये मूल ढांचे में शामिल है, हम उसमें तुरंत वहीं उस कार्रवाई को रोक दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर नॉर्मली अगर अपन देखा जाए तो अपन बात करे थे संविधान, भारतीय संविधान का मूल ढांचा, और भारतीय संविधान के मूल ढांचे का प्रतिपादन किया है या सिद्धांत प्रतिपादित किया है केशवानंद बनाम केरल राज्य विवाद 24 अप्रैल 1973 ने संविधान के मूल ढांचे का क्या दिया है, सिद्धांत दिया है। विद्यार्थियों ध्यान देना, मूल ढांचे में क्या क्या सम्मिलित किया गया है उसकी अगर अपन बात करें तो कि संविधान की सर्वोच्चता, किसकी बात हो रही है, संविधान की सर्वोच्चता, कि संविधान सबसे सर्वोपरि होगा और संविधान में जो कुछ लिखा है उसी के अकॉर्डिंग ही संसद क्या ले, निर्णय ले। दूसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका पर किसी भी राजनीतिक पार्टी का क्या नहीं होना चाहिए, दबाव, निष्पक्ष होनी चाहिए और दोषी को दंडित किया जाना चाहिए और निर्दोष को बचाना चाहिए। ये होती है स्वतंत्र न्यायपालिका। लोकतंत्र व गणतंत्र, लोकतंत्र यानी ऐसा शासन का सिस्टम या ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता की भागीदारी हो, वो क्या कहलाता है, लोकतंत्र। और गणतंत्र मैंने बता दिया जिसका राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर क्या होना चाहिए, जो क्या होना चाहिए, निर्वाचित होना चाहिए प्रत्यक्ष रूप से। जैसे राष्ट्रपति नहीं होता है क्या, तो राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता यानी देश या राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य की दृष्टि में सभी धर्म सम्मान्य है, मान्य है, सभी का एक समान संरक्षण प्रदान करता है, कौन है, राज्य। निष्पक्ष चुनाव, चुनाव में क्या होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। एक बार क्या हुआ था, दिल्ली का ही कोई मामला था, आम आदमी पार्टी का मामला था और एक व्यक्ति को चुनाव में खड़ा हुआ था, उसके परिवार के 13 वोट थे। अब पूरे चुनाव में उस व्यक्ति को 13 वोट, उनके खुद के घर परिवार के 13 वोट थे। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, जैसे चुनावी प्रक्रिया पूरी हुई उसको वोट मिले 3। तो उस व्यक्ति ने आरोप लगाया कि इस ईवीएम जो मशीन है उसमें घोटाला है, कम से कम मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे को पूरा विश्वास है कि 13 वोट तो मेरे पास आते ना, ये 10 कहाँ गए। तो ऐसा कई बार विवादों में रहता है। परंतु देखो दुनिया की अगर अपन टेक्नोलॉजी की बात करें तो आजकल बैलेट पेपर पे चुनाव होना संभव नहीं है। यदि बैलेट पेपर पे चुनाव हो तो उसमें काउंटिंग में आपको पता है कितना समय लग जाता है, समझ पाए मेरी बात। तो इसी ईवीएम मशीन पे बार बार सवाल खड़े होते हैं। परंतु एक सदस्य ने यह भी आरोप लगाया था कि इसे हैक किया जा सकता है। एक विधायक ने कहा, सांसद ने कहा था, परंतु प्रयास किया गया, हैक नहीं हो पाई, ऐसा कोई तथ्य नहीं मिला। देखो आरोप कोई भी लगा सकता है कि बैंक को लोग हैकर से हैक कर लेते हैं, पूरे बैंक के सिस्टम को, कितनी साइबर सुरक्षा होती है, तो ईवीएम को भी कर लेते हैं, परंतु ऐसा संभव नहीं है। दुनिया के लगभग देश है, सभी जगह क्या है, ईवीएम सिस्टम ही है, टेक्नोलॉजी से ही वोटिंग होती है। क्योंकि इसमें क्या होता है, वोट रिजेक्ट होने की संभावना कम होती है ईवीएम में। तो विद्यार्थियों, निष्पक्ष चुनाव की बात हमने कर ली है। और कल्याणकारी राज्य की कल्पना, यानी राज्य के प्रत्येक नागरिक
का कल्याण होना चाहिए, उनकी आवश्यकताओं की क्या होनी चाहिए, पूर्ति होनी चाहिए, गरीबी भूखमरी वगैरह ये सारी समाप्त होनी चाहिए। विधि द्वारा स्थापित शासन, यानी विधि का शासन है, कानून के सामने सब एक समान है। विधि का शासन का मतलब क्या है, कानून के सामने सभी एक समान है, चाहे वो विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे आम नागरिक हो, सब कानून के समान सामने क्या है, एक है, समान है। संघात्मक शासन व्यवस्था होगी, न्यायिक पुनरावलोकन हो गई, न्यायपालिका द्वारा दिए गए निर्णय की पुनः जांच करना न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। और मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में संतुलन बनाए रखना, यह भी संविधान के मूल ढांचे में आता है। संविधान के प्रस्तावना में निहित जो भी उद्देश्य है उनको ध्यान में रख के कार्य करना। तो ये मामला है किससे, संविधान के मूल ढांचे से संबंधित है प्रावधान। विद्यार्थियों आगे पढ़ेंगे अपन, और अब बात करेंगे हम बजट की। आपने लिखा क्या? नहीं, चलो ठीक है, मैं लिखवा दूंगा, वो दिक्कत बाद। आगे बात करते हैं अपन किसकी, बजट की, या वार्षिक वित्तीय विवरण, या तो विद्यार्थियों हम इसे कह सकते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, या इसे कह सकते हैं बजट। इसी को क्या कहते हैं, बजट। इसी को क्या कहते हैं, बजट। और इनका जो उल्लेख मिलता है संविधान में वो है आर्टिकल 112 में। किसमें मिलता है, अनुच्छेद 112 में इनका क्या मिलता है विद्यार्थियों, उल्लेख मिलता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बजट होता क्या है। बजट का यदि सामान्यतः जो अर्थ देखें तो आय व व्यय का क्या लगाना, अनुमान। बजट का क्या होता है, सामान्यतः अर्थ होता है, बजट का सामान्य जो अर्थ होता है वो क्यों पारित करते हैं, बजट आय व व्यय का अनुमान। बजट का सामान्य अर्थ है आय व व्यय का अनुमान, ये होता है बजट का सामान्य अर्थ। अगर अपन बात करना चाहे बजट ये शब्द है, इसकी जो उत्पत्ति की बात करी कि बजट शब्द की उत्पत्ति की अगर अपन बात करी तो ये उत्पत्ति हुई है फ्रेंच भाषा के बुजेट शब्द से। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के बुजेट शब्द से हुई है। कौन से शब्द से हुई है विद्यार्थियों, बुजेट शब्द से हुई है। और यहाँ इस बुजेट शब्द का जो अर्थ है वो रहेगा चमड़े का थैला। बुजेट का क्या रहेगा, चमड़े का थैला, या चमड़े से निर्मित थैला, ये रहता है मूल अर्थ किसका, बुजेट शब्द का। अब इसमें अगर अपन बात करें भाई बजट पेश कौन करता है, बजट को कौन पेश करवाता है, तो विद्यार्थियों बजट को पेश करता है वित्त मंत्री। कई बार क्या होता है वित्त मंत्रालय प्रधानमंत्री, जैसे सेंटर के अंदर में देखे तो वित्त मंत्रालय मान लीजिए प्रधानमंत्री के पास है तो फिर प्रधानमंत्री बजट पेश करेगा। और यदि वित्त मंत्री है तो वित्त मंत्री बजट पेश करने का कार्य करता है। जैसे वर्तमान सरकार में निर्मला सीतारमण क्या है, वित्त मंत्री है, वही क्या करती है, बजट पेश करती है। तो बजट पेश करने का कार्य कौन करता है, ध्यान देना, बजट पेश कौन करता है, वित्त मंत्री। बजट पेश कौन करता है विद्यार्थियों, वित्त मंत्री। किसके कहने पर, किसके कहने पर,
किसके कहने पर करता है? तो प्रधानमंत्री के कहने पर ही बजट पेश करता है। कौन है? वित्त मंत्री। प्रधानमंत्री ने कह दिया तो बजट पेश कौन करेगा? वित्त मंत्री। अब अगर अपन बात करें कि भारत में सर्वप्रथम बजट कब पेश किया गया था, तो विद्यार्थियों भारत में सर्वप्रथम बजट 1860 में पेश किया गया था। और उस समय क्या थे? भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, जिसने बजट पेश करवाया था। और बजट पेश करने वाले जो वित्त सचिव थे उसका नाम था विल्सन। क्या नाम था? विल्सन। तो अगर अपन बात करना चाहिए इससे संबंधित है तो भारत में सर्वप्रथम बजट पेश किया गया। तो विद्यार्थियों शानदार क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम बजट कब पेश किया गया? तो कब किया गया? 1860 ईस्वी में पेश किया। किसके? इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग भारत के क्या थे? गवर्नर जनरल थे। कौन? लॉर्ड कैनिंग। और उस समय भारत के जो वित्त सचिव थे उसका नाम था विल्सन। वित्त सचिव का नाम क्या था? विल्सन। तो 1860 का ये जो बजट पेश किया है, पेश करना, ये किसने किया था? वित्त सचिव। और वित्त सचिव का नाम क्या था? विल्सन। करवाया किसने था? लॉर्ड कैनिंग ने ये वित्त प्रस्तुत करवाया था बजट। तो भारत में सर्वप्रथम बजट पेश हुआ था 1860 ईस्वी में। उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग थे। और कैनिंग ने वित्त सचिव विल्सन से पेश करवाया था क्या? भारत का प्रथम बजट। अब देखो अंतरिम सरकार की अगर अपन बात करना चाहिए तो अंतरिम सरकार में बजट, ये तो आ गई 1860 की बात। अंतरिम सरकार का बजट पेश किया। अंतरिम सरकार का बजट और अंतरिम सरकार का जो अगर बात करें गठन की तो गठन हुआ था 1946 में। और अंतरिम सरकार का जो बजट पेश किया था वो किसने किया था? लियाकत अली खान ने। लियाकत अली खान ने अंतरिम सरकार का बजट पेश किया था। इसके अलावा विद्यार्थियों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? किसकी बात हो रही है? स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश। और ये कब पेश किया गया? ये 1947 में पेश किया गया। कब पेश किया गया? 1947 में। किसने पेश किया उसकी बात करें तो उसका नाम था षणमुखम सेठी। षणमुखम सेठी ने यह बजट पेश किया था 1947।
गणतंत्र भारत का प्रथम बजट की अगर अपन बात करें तो वो पेश किया था जॉन मथाई ने। किसने किया था? जॉन मथाई ने। गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश कब हुआ? 1950 ईस्वी में हुआ। किसने किया था? बात करेंगे जॉन मथाई की। किसकी बात करेंगे? जॉन मथाई। जॉन मथाई ने क्या किया था विद्यार्थियों? पेश किया था। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश किसने किया? तो वो किया था मोरारजी देसाई। भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश किया। तो भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति का नाम अगर पूछे तो वो कौन है? मोरारजी देसाई। कौन है? मोरारजी देसाई। कौन है विद्यार्थियों? मोरारजी देसाई है जिसने सर्वाधिक बार बजट पेश किया था। अगर आपसे पूछ ले सर्वाधिक बार रेल बजट किसने पारित किया था, तो वो होगा लालू प्रसाद ने। सर्वाधिक बार रेल बजट किसने पारित किया था? तो सर्वाधिक बार रेल बजट पारित किया। तो सर्वाधिक बार जो रेल बजट पारित किया था वो किया था लालू प्रसाद ने। किसने किया था? लालू प्रसाद यादव ने सर्वाधिक बजट पेश किया था। वो भी क्या? रेल बजट। अगर अपन बात करें वह है प्रधानमंत्री जिसने बजट पेश किया था। तो ऐसा यदि क्वेश्चन आ जाए कि भाई कौन से प्रधानमंत्री ने बजट पेश किया था, तो विद्यार्थियों उनमें एक तो जवाहरलाल नेहरू है और इसके अलावा इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। ये तीन ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने स्वयं ने क्या किया है? बजट पेश किया था। यानी कुल मिलाकर अपन कह सकते हैं कि वित्त मंत्रालय इन्हीं के पास में रहता था। तो अगर अपन बात करें भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने स्वयं ने बजट पेश किया। स्वयं ने क्या पेश किया विद्यार्थियों? बजट पेश किया। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने स्वयं ने क्या किया? बजट पेश किया। उनमें विद्यार्थियों कितने आते हैं? 3 प्रधानमंत्री। कितने आते हैं? 3 प्रधानमंत्री आते हैं। देखो ध्यान देना, एक तो रहेगा JL नेहरू और एक रहेगा इंदिरा गांधी और एक है राजीव गांधी। ये कौन सा है? राजीव गांधी। अगर अपन बात करना चाहिए विद्यार्थियों इसमें, तो सर्वप्रथम है वह कौन सी महिला थी जिसने बजट पेश किया था? तो सर्वप्रथम कौन सी महिला ने बजट पेश किया था?
उसके अगर अपन बात करें तो इंदिरा गांधी ने सर्वप्रथम बजट पेश किया था। भारत में सर्वप्रथम बजट पेश करने वाली महिला, भारत में सर्वप्रथम बजट पेश करने वाली महिला की बात करें तो इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए सर्वप्रथम बजट पेश करने वाली महिला कौन सी है, तो कौन है? निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए भारत की प्रथम महिला जिसने बजट पेश किया, बजट पेश किया, तो विद्यार्थियों वो कौन है? निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। और ये वर्तमान में क्या है? वर्तमान में क्या है? वित्त मंत्री है। कौन है? अब बात करते हैं हमें कि ये जो आम बजट है, आम बजट को रेल बजट से पृथक क्या किया जाता है? पेश किया जाता है। यानी आम बजट और जो रेल बजट है इनको अलग अलग पेश कब से किया जा रहा है? कौन से अधिनियम के तहत, कौन सी समिति के तहत इनको क्या है? रेल बजट को आम बजट से पृथक पेश किया जाता है। तो देखो हम बात करेंगे आम बजट को रेल बजट से पृथक, या रेल बजट को आम बजट से अलग पेश किया गया। आम बजट को, रेल बजट को आम बजट से अलग पेश करने की अगर अपन बात करें तो विद्यार्थियों एक अधिनियम आता है 1919 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1919 के भारत शासन अधिनियम में यह प्रावधान था कि रेल बजट को आम बजट से पृथक पेश किया जाएगा। तो ये प्रावधान कौन से संविधान संशोधन में था? प्रावधान था 1919 के भारत शासन अधिनियम में। और इसी अधिनियम के आधार पर 1921 में एक समिति बनती है और उस समिति का नाम था एकवर्थ समिति। एकवर्थ समिति। तो एकवर्थ समिति का क्या किया गया? गठन किया गया। 1921 में एकवर्थ समिति का गठन किया गया। अब विद्यार्थियों ध्यान देना, इस एकवर्थ समिति की सिफारिश पर 1924 ईस्वी में
रेल बजट को आम बजट से पृथक पेश किया गया। तो विद्यार्थियों एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेल बजट को आम बजट से पृथक कब पेश किया गया। तो 1924 में कौन सी समिति की सिफारिश पर? एकवर्त समिति की सिफारिश पर। अब वर्तमान की अगर बात करें तो पुनः रेल बजट और आम बजट दोनों को एक साथ ही पेश किया जाने लग गया है। तो देखो एक समिति है, एक समिति के नाम की बात करें, समिति का नाम है विवेक देवराय समिति। विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर, विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर 1917-18 का बजट, 17-18 का ये जो बजट था विद्यार्थियों, और ये बजट रेल बजट व आम बजट को एक साथ ही पेश किया गया। तो वर्तमान की अगर अपन बात करें विद्यार्थियों, तो वर्तमान में यह आएगा भाई 2017-18 का जो बजट है वो रेल बजट व आम बजट एक साथ में ही पेश किए गए, और वर्तमान में भी रेल बजट और आम बजट एक साथ ही पेश किए गए। अब देखो एक जो वित्तीय वर्ष होता है उसका समय क्या होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। एक वित्तीय वर्ष वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो विद्यार्थियों हमने इस वीडियो में राजस्थान की पॉलिटी की बात करी, तो राजस्थान के बजाय हमने इंडियन पॉलिटी का जो संविधान के सिद्धांत है, मूल ढांचे के सिद्धांत और बजट से संबंधित चर्चाएं की है। और आज इस वीडियो में हम इतनी ही पढ़ने वाले हैं।